हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जॉन गाल्सवर्थी। जॉन गाल्सवर्थी को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जो कि आपके यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोकस ऑन जिंगोइज्म एंड द पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ऑफ वॉर। कौन सा प्ले है जो फोकस करता है जिंगोइज्म पर, पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ऑफ वॉर पर? जॉय, द फ्यूजिटिव, स्ट्राइफ या द मॉब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द मॉब जो प्ले है ये फोकस करता है जिंगोइज्म यानी अंतर्राष्ट्रीयता एंड पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ऑफ वॉर पर। देखिए, द मॉब जो 1914 में आया था, जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है। इसकी जो थीम है जिंगोइज्म एंड पॉलिटिकल एंड मोरल इम्प्लीकेशन ऑफ वॉर है। मॉब 4 एक्ट प्ले है जॉन गाल्सवर्थी का। इसमें जो मेन करेक्टर आया है स्टीफन मोर। जो करेक्टर याद रखिए कि किस प्ले में कौन सा करेक्टर आया है, तो स्टीफन मोर ये करेक्टर आया है द मॉब में। द मॉब अ प्ले जॉन गाल्सवर्थी एक्सप्लोर थीम ऑफ जस्टिस, मोरालिटी, इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन अ ट्रायल। करेक्टर याद रखिए, स्टीफन मोर द मॉब प्ले में आया है। Question number second. The theme of is the repression of women both in the family and society. किसकी थीम है रिप्रेशन ऑफ द वुमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी? द एल्डेस्ट सन, द फ्यूजिटिव, स्ट्राइफ या द मॉब? क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एल्डेस्ट सन। द एल्डेस्ट सन आया था 1912 में। इसकी जो थीम है वो है रिप्रेशन ऑफ वुमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी। अब इसमें जो करेक्टर आया है वो जैक एस्ले आया है। एल्डेस्ट सन होता है सक्सेसफुल बैरिस्टर होता है, सेंट्रल टू द प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स। विलियम एस्ले जैक के फादर होते हैं। देखिए, एस्ले फैमिली आई है। एस्ले फैमिली किस में आई है? द एल्डेस्ट सन में आई है। तो जैक एस्ले, सर विलियम एस्ले, ये एल्डेस्ट सन में आया जो कि 1912 में आया है। फ्रेड एस्ले, ईडिथ मर्फेट, जैक सिस्टर्स, ये सब करेक्टर एल्डेस्ट सन में आए हैं। तो आप करेक्टर पे फोकस करिए। द एल्डेस्ट सन करेक्टर बिल इज द एल्डेस्ट सन ऑफ द चेशायर फैमिली। चेशायर फैमिली किस में आई है? एल्डेस्ट सन में आई है। जो बिल होता है ये एल्डेस्ट सन होता है चेशायर फैमिली का। अ वेल्थी सोशल प्रोमिनेंट फैमिली इन द अर्ली 20th century. Bill's key character traits include his social status, his complex relationship with his family and with Freda. फ्रेडा जो कि इनकी मदर की मेड होती है। तो बिल और फ्रेडा की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप द एल्डेस्ट सन में दिखाई गई है। चेशायर फैमिली किस में आई है? एल्डेस्ट सन में आई है। और एस्ले फैमिली ये भी एल्डेस्ट सन में आई है। तो ये दो फैमिली याद रखिए, द एल्डेस्ट सन में आई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लेयर शूटर हु इज द अप्रूव्ड बाय सोम्स? फिलिप्स बोसनी, जॉन होली या माइकल मॉन्ट? आपको फ्लर के शूटर का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल मॉन्ट। फोर्थ साइड सागा में जो फ्लर का शूटर होता है वो माइकल मॉन्ट होता है। बाद में फ्लर और माइकल मॉन्ट की शादी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर, द फर्स्ट बुक फोकस इज अपॉन पोसेशन हु इज द मैन ऑफ पोसेशन? मैन ऑफ पोसेशन कौन होता है द फर्स्ट बुक मैन ऑफ प्रॉपर्टी में? सोम्स, जेम्स, ओल्ड जोलियन, यंग जोलियन? क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोम्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं फोरसाइट सागा से ही मिल रहे हैं। हु इज द लास्ट ऑफ द फोरसाइट एल्डर्स हु डाइज एट द एज ऑफ 100। आपको उनका नाम बताना है जो 100 साल की एज में जिनकी डेथ हो गई थी। टिमोथी, सुइथिन, रोजर या जेम्स। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिमोथी। Question number 6. What is the name of the interlude between the second and third books in Forsyte Saga? आपको इंटरल्यूड का नाम बताना है जो सेकेंड और थर्ड बुक के बीच में आया है फोरसाइट सागा में। विकिंग, टू लेट, अ चांसरी, इंडियन समर। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवेकिंग। जो अवेकिंग एक इंटरल्यूड है द फोरसाइट सागा का, और ये आया है सेकेंड एंड थर्ड बुक के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7. ऑन द नाइट ऑफ फ्लड बर्थ विच मेंबर ऑफ द फोरसाइट फैमिली डाइज। द फ्लड का बर्थ हुआ था उस नाइट फोरसाइट सागा के किस मेंबर की डेथ हो गई थी। जेम्स की, सुइथिन की, टिमोथी या रोजर। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिमोथी। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर ए, जेम्स। ऑन द नाइट ऑफ फ्लड बर्थ विच मेंबर ऑफ फोरसाइट फैमिली डाइज, जेम्स। तो जब फ्लड का बर्थ हुआ था उस नाइट जेम्स की डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8. जॉली एंड बेल गो टू फाइट इन द बोर वॉर। हाउ डज जॉली डाई। जॉली कैसे मरता है। टाइफाइड फीवर हो जाता है, एड्स, कैंसर या पोलियो। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर हो जाता है जिसके कारण जॉली की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9. हु डू द फैमिली सेक्रेटरी कॉल द बुकेनियर। फिलिबोसनी, जॉन, बेल, होली। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिलिप बोसनी है जिसको बुकेशनर बुकेजनियर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. विच इज द ओनली फोरसाइट एल्डर हु डज नॉट हैव चिल्ड्रन। फोरसाइट एल्डर कौन है जिनके कोई भी बच्चे नहीं थे। सुइथिन, जेम्स, सोम्स या टिमोथी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिमोथी। और टिमोथी की डेथ 100 ईयर में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11. इंडियन समर ऑफ द फोरसाइट इज एन इंटरल्यूड बिटवीन द फर्स्ट टू बुक्स। मतलब फर्स्ट टू बुक्स के बीच में ये इंटरल्यूड आता है इंडियन समर ऑफ फोरसाइट। हु फॉल्स इन लव विद आयरनी इन दिस पार्ट। कौन आयरनी के प्यार में गिर जाता है इस पार्ट्स में। ओल्ड जोलियन, यंग जोलियन, फिलिबोसनी या होली। द फोरसाइट सागा में इंडियन समर ऑफ फोरसाइट ये इंटरल्यूड है और ये फर्स्ट टू बुक्स के बीच में आता है। इस बुक में कौन आयरनी के प्यार में गिर जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओल्ड जोलियन। क्वेश्चन नंबर 12. आफ्टर गिविंग अप ऑन आयरनी, सोम्स टर्न्स his attentions to the French girl named Anity. What is Soam's primary reason for marrying her? आयरनी को त्याग देने के बाद सोम्स का जो अटेंशन होता है एक फ्रेंच गर्ल है जिसका नाम एनिटी होता है उसकी तरफ चला जाता है। अब आपको बताना है कि वो सोम्स का प्राइमरी रीजन क्या होता है उससे शादी करने का। सोम्स की फर्स्ट वाइफ आयरनी होती है, सेकंड वाइफ एनिटी होती है। तो आपको बताना है कि एनिटी से वो शादी क्यों करता है। ही वॉन्ट्स अ सन, ही वॉन्ट्स हर मनी, ही वॉन्ट्स टू मैरी अ फ्रेंच, ही वॉन्ट्स टू मेक आयरनी जेलस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
A. He wants a son. Question number 13. In the novel, how is irony appearance described? इन द नॉवेल में आयरनी को किस रूप में डिस्क्राइब किया गया है, कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ब्राउन आई, ब्लॉन्ड हेयर, टॉल एंड डार्क, ब्यूटीफुल एंड श्रूड, ब्राउन हेयर एंड ब्लैक आईज. क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राउन आई एंड ब्लॉन्ड हेयर के रूप में आयरनी को डिस्क्राइब किया गया है, जो कि सोम्स की पहली पत्नी थी. क्वेश्चन नंबर 14. Who is the central character of the Forsyte saga? Irony, Soames Forsyte, Jolyon या जून Forsyte? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोम्स फोरसाइट. क्वेश्चन नंबर 15. What is the primary theme explored in the Forsyte saga? The impact of war, decline of the British aristocracy, conflict between personal desire and social expectations, role of women in society. आपको प्राइमरी थीम बताना है फोरसाइट सागा की. क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल डिजायर एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस. क्वेश्चन नंबर 16. जॉन गाल्सवर्थी द लिटिल मैन इज अ. गाल्सवर्थी का वर्क है द लिटिल मैन, ये क्या है? सटायर है, ट्रेजेडी है, पोयम है या नन है? जॉन गाल्सवर्थी के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ इस सेशन से आपको एग्जाम में फंस जाएगा. क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सटायर. द लिटिल मैन सटायर है. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. जॉन गाल्सवर्दी का द लिटिल मैन ये वन एक्ट प्ले है और उसके साथ साथ ये सटायर भी है. जॉन गाल्सवर्दी के 6 शॉर्ट प्ले हैं जो कि 1921 में पब्लिश्ड किए गए हैं. द लिटिल मैन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, हॉलमार्क्ड, डिफीट, द सन, पंच एंड गो. ये 6 शॉर्ट प्ले भी है और ये वन एक्ट प्ले भी है. तो जॉन गाल्सवर्दी के वन एक्ट प्ले कौन कौन से हैं? द लिटिल मैन, द फर्स्ट एंड द लास्ट, हॉलमार्क्ड, डिफीट, द सन, पंच एंड गो. 1921 में पब्लिश्ड हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 17. विच नॉवेल बिगिंस द फोरसाइट सागा सीरीज? द फोरसाइट सागा सीरीज की शुरुआत किस नावल से होती है? इन चांसरी, टू लेट, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द सिल्वर स्पून. क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से द फोरसाइट सागा सीरीज की शुरुआत होती है. क्वेश्चन नंबर 18. विच इवेंट डीपली अफेक्ट्स द फोरसाइट फैमिली इन द सीरीज? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द बोर वॉर, द ग्रेट डिप्रेशन. क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सोम्स फोरसाइट? सोम्स फोरसाइट का प्रोफेशन क्या था? लॉयर था, बैंकर, आर्टिस्ट, मर्चेंट. क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉयर. सोम्स फोरसाइट का जो प्रोफेशन था वो लॉयर था, वकील था. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रॉबिन हिल इन द सागा? इट इज द फोरसाइट फैमिली स्टेट. It is the house Soames built for irony.
इट इज़ द सेटिंग फॉर द फाइनल नॉवेल। इट इज़ द सिंबल ऑफ द फोरसाइट लीगेसी। रॉबिन हिल क्या है सागा में? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इट इज़ द हाउस सोम्स बिल्ड्स फॉर आयरनी। रॉबिन हिल एक हाउस है, सोम्स फोरसाइट ने बनवाया था अपनी फर्स्ट वाइफ आयरनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द न्यू जनरेशन ऑफ फोरसाइट्स चैलेंजिंग द ओल्ड वे? कौन सा करेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू जनरेशंस ऑफ फोरसाइट? फोरसाइट के न्यू जनरेशन को कौन सा करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? जोलियन फोरसाइट जूनियर, फ्लोर फोरसाइट, वेल या विनिफ्रेड फोरसाइट? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोर फोरसाइट, जो कि सोम्स और एनिटी की डॉटर थी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द सागा इन द फोरसाइट सागा प्राइमरी रिफर टू? द फोरसाइट सागा में सागा क्या रिफर कर रहा है? ऑप्शन ए में द लीगल बैटल्स ऑफ द फोरसाइट फैमिली, ऑप्शन बी द लव स्टोरीज विद इन द फैमिली, ऑप्शन सी द जनरेशनल स्ट्रगल एंड चेंज इन द फैमिली, द बिजनेस वेंचर्स ऑफ द फोरसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द जनरेशनल स्ट्रगल एंड चेंजेस इन द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 23, ये कोट आपको बताना है, ये कोट किस वर्क से लिया गया है? द वर्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर्स लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट। द डार्क फ्लावर से ये कोट लिया गया है, अ मैन ऑफ डिवोन, फ्रेटर्निटी या जस्टिस एक्ट सेकेंड से लिया गया है। ये जो वर्क है किस ईयर आए हैं ये भी याद रखिए। द डार्क फ्लावर 1913 में आया है, अ मैन ऑफ डिवॉन 1901 में, फ्रेटर्निटी 1909 और जस्टिस 1910 में। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ मैन ऑफ डिवॉन। द वर्ल्ड फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर्स लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट। ये जो कोट आई है ये अ मैन ऑफ डिवॉन से ली गई है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, द सेल्वेशन ऑफ स्वीथिन फोरसाइट, ये स्टोरी है, ये स्टोरी भी इंक्लूड है अ मैन ऑफ डिवॉन में। अ मैन ऑफ डिवॉन इंट्रोड्यूस कराता है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द फेमस फोरसाइट क्रॉनिकल, यानी फोरसाइट का सबसे पहले यूज मैन ऑफ डिवॉन में ही किया गया था। फोरसाइट फैमिली सबसे पहले मैन ऑफ डिवॉन में ही दिखाई गई थी। ए थ्री जनरेशन फैमिली सागा लेटर बिकम वन ऑफ द गाल्सवर्दी मोस्ट नोटेबल वर्क, बाद में ये गाल्सवर्दी का सबसे फेमस वर्क बन गया था। तो द सेल्वेशन ऑफ स्वीथिन फोरसाइट ये स्टोरी इंक्लूड है अ मैन ऑफ डिवॉन में, याद रखिएगा। अ मैन ऑफ डिवॉन में ही फर्स्ट टाइम फोरसाइट फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, आपको ये कोट बतानी है किस वर्क से ली गई है? लाइफ was to be lived, not torpidly tossed through in this queer culture place where age was in the blood. Life was for love to be enjoyed. Dark flower, a man of divine, fraternity या justice? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द डार्क फ्लावर। ये कोट जो ली गई है डार्क फ्लावर से ली गई है, जो कि 1913 में आया था। डार्क फ्लावर में जो करेक्टर है मार्क लेनन आया है, और डार्क फ्लावर जो डार्क फ्लावर है ये टाइटल रिफर कर रहा है क्लोव पिंक को, दैट एन्ना गिफ्ट्स मार्क, जो कि एन्ना ने मार्क्स को दिया था, और ये सिंबलाइज कर रहा है पैशनेट पर एप्स
फॉरबिडन नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। तो अब करेक्टर याद रखिए कि मार्क लेनन करेक्टर किस वर्क में आया है, तो द डार्क फ्लावर में आया है। क्वेश्चन नंबर 25, लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन till it was destroyed. The Dark Flower, A Man of Devon, Fraternity, Justice। ये कोट किस वर्क से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रेटर्निटी से ये कोट ली गई है। फ्रेटर्निटी आया था 1909 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, जॉन गास्वर्दी का फ्रेटर्निटी है, इसकी जो मेन पॉइंट है ये रिवॉल्व करता है क्लास बिटवीन द वेल्थी अपर क्लास एंड लोअर क्लास को। मोरल पैरालिसिस ऑफ द अपर क्लास कैरेक्टर्स हिलेरी एंड बियांका डेलिसन। फ्रेटर्निटी लोअर क्लास को दिखाता है, तो पूछ लेगा जॉन गास्वर्दी का कौन सा वर्क है जो लोअर क्लास को दर्शाता है, तो फ्रेटर्निटी ही है वो। फ्रेटर्निटी में अपर क्लास और लोअर क्लास में क्लैश चलता रहता है, और जो अपर क्लास करेक्टर है वो हिलेरी एंड बियांका डेलिसन है। ये दो करेक्टर है, हिलेरी एंड बियांका डेलिसन। स्टीफन, सिसिलिया और आईवी। जो आईवी होती है ये यंग वुमेन है जो लोअर क्लास को दिखा रही है। अब देखिए अपर क्लास को कौन कौन सा करेक्टर दिखा रहा है, हिलेरी एंड बियांका डेलिसन। किस वर्क में आया है, फ्रेटर्निटी में आया है। आईवी करेक्टर फ्रेटर्निटी में आया है, लोअर क्लास को दिखा रहा है। तो ये याद रखिए कि फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को दर्शाया गया है। ये करेक्टर याद रखिए, हिलेरी, बियांका एंड स्टीफन, सिसिलिया, आईवी। Question number 26. Justice is a machine that, when someone has once given it the starting push, rose on of itself. The Dark Flower, A Man of Devon, Fraternity या Justice। ये कोट किस वर्क से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिस एक्ट सेकेंड से ली गई है, जो कि 1910 में आया था। जस्टिस इज अ मशीन। जस्टिस द मेन कैरेक्टर जो विलियम फाल्डर होता है एक्सपीरियंसेस अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो सोलिटरी कन्फाइनमेंट को कौन दिखा रहा है, तो विलियम फाल्डर दिखा रहा है। और इसमें मेन कैरेक्टर है विलियम फाल्डर, जूनियर क्लर्क होता है हु कमिट्स अ फोर्जरी टू हेल्प रुथ हनीवे। इसकी बिलफ्ड होती है, विलियम फाल्डर की बिलफ्ड होती है रुथ हनीवे। इसके ही कारण ये चेक पर 9 का 90 बना देता है। अ वुमेन एस्केपिंग एन अब्यूसिव मैरिज। करेक्ट याद रखिएगा, रुथ हनीविल और विलियम फाल्डर। विलियम फाल्डर है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट को दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। ही वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। जॉन गास्वर्दी को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, किस ईयर मिला था? 1929, 1933, 1932 या 1934? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1932 में नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 28। ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल। ये कोट किस वर्क से ली गई है? द डार्क फ्लावर, अ मैन ऑफ डिवोन, फ्रेटर्निटी या बियॉन्ड? बियॉन्ड आया 1917 में, फ्रेटर्निटी 1909 में, अ मैन ऑफ डिवोन 1901 में, द डार्क फ्लावर 1913 में। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बियॉन्ड से ये कोड ली गई है। ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, बियॉन्ड आया था 1917 में। बियॉन्ड नॉवेल है जॉन गास्वर्दी का और फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1917 में।
द स्टोरी बिगिंस एट द डोर ऑफ सेंट जॉर्ज। इस स्टोरी बियॉन्ड स्टोरी की शुरुआत होती है सेंट जॉर्ज के डोर से। 1917 में आया था। इसमें जो करेक्टर आए हैं चार्ल्स क्लेयर विंटन्स और गिप। ये दो करेक्टर याद रखिए, चार्ल्स क्लेयर विंटन्स एंड इनकी जो डॉटर थी गिप। किस में आए हैं? ये बियॉन्ड में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइज। ये कोट किस वर्क से लिया गया है? द डार्क फ्लावर, सेंट्स प्रोग्रेस, फ्रेटर्निटी, बियॉन्ड। सेंट्स प्रोग्रेस आया 1919 में, डार्क फ्लावर 1913, फ्रेटर्निटी 1909, बियॉन्ड 1917। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्स प्रोग्रेस। जो ये कोड ली गई है, लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइज। सेंट्स प्रोग्रेस से ये कोड ली गई है। मेन कैरेक्टर इन जॉन गाजवती सेंट्स प्रोग्रेस, एडवर्ड पियर्सन। तो एडवर्ड पियर्सन कैरेक्टर किस में आया है? सेंट्स प्रोग्रेस में आया है। क्वेश्चन नंबर 30, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। ये कोट कहाँ से ली गई है? अबिट, ओ लव, सेंट्स प्रोग्रेस, फ्रेटर्निटी या बियॉन्ड। अबिट ओ लव 1915 में आया है, सेंट्स प्रोग्रेस 1919, फ्रेटर्निटी 1909, बियॉन्ड 1917। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबिट ओ लव। यहां से एक और ली गई है, वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। देखिए अबिट ओ लव, इसमें जो मेन कैरेक्टर आया है लाइडिया कैर्यू, woman who is the object of affection for both a struggling artist Michael Stangeway and a wealthy older man Dr. Dizard। तो A Bit of Love में कौन कौन से करेक्टर आया? लाइडिया कैर्यू एंड माइकल स्टेंजवे, डॉक्टर डिजर्ट। क्वेश्चन नंबर 31, स्टडी ऑफ द यंग वुमेन अटेम्प्ट टू कोप विद द inadequacies of her parents, फ्यूजिटिव, स्ट्राइप, जॉय या नन। फ्यूजिटिव आया 1913 में, स्ट्राइप 1909, जॉय 1907 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉय। जॉय इज द स्टडी ऑफ यंग वुमेन अटेम्प्ट टू कोप विद द inadequacies of her parents। देखिए जॉन गाजवाती का प्ले है जॉय। इसमें जो कैरेक्टर आया है कर्नल होप आए हैं, आई मिसेस होप, और सेंट्रल कैरेक्टर जॉय है। डिक मर्टन या यंग फ्रेंड होती है होप फैमिली की, फॉल्स इन लव विद जॉय। जॉय 17 साल का बॉय होता है जॉय, द डॉटर ऑफ कर्नल एंड मिसेस होप। कैरेक्टर याद रखिए, कर्नल होप और डिक मर्टन, और जॉय की उम्र 17 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 32, depicts a marriage collapsing from the incompatibility of the couple, fugitive, strife, joy या none। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव दर्शाता है मैरिज कोलैप्सिंग को फ्रॉम द इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ द कपल। क्वेश्चन नंबर 33, in 1931 John Galsworthy began the what developed into his third and final trilogy। मतलब जॉन गाल्सवर्दी की 3 ट्रोलॉजी आई थी, आपको बताना है थर्ड यानी फाइनल ट्रोलॉजी बताना है कौन सी है। एंड ऑफ द चैप्टर है, द फोर साइड सागा है, अ मॉडर्न कॉमेडी है या नन है। जॉन गाल्सवर्दी की जो ट्रोलॉजी आई है, इन ट्रोलॉजी से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड ऑफ द चैप्टर।
एंड ऑफ द चैप्टर ये फाइनल एंड थर्ड ट्रोलॉजी है जॉन गाल्सवर्दी की। एक्सप्लेनेशन आगे दे रखा है, अभी मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट एंड द लास्ट 1921 बाय जॉन गाल्सवर्दी इज एन, ये क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट अभी मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में। प्ले है, नॉवेल है, पोएम है, एलेजी है? क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्ले है। अभी मैंने 6 शॉर्ट प्ले बताए थे, वन एक्ट प्ले बताए थे जो 1921 में पब्लिश हुए थे, उसमें से एक द फर्स्ट एंड द लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, पब्लिक ओपिनियंस ऑलवेज इन एडवांस ऑफ द लॉ, ये कोट आपको बतानी है किस वर्क से ली गई है? अबिटो, लव, सेंट्स, प्रोग्रेस, फ्रेटर्निटी या विंडोज? विंडोज एक्ट फर्स्ट 1922, फ्रेटर्निटी 1909, सेंट्स प्रोग्रेस 1919, अबिटो लव 1915। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंडोज एक्ट फर्स्ट 1922। विंडोज 1922 में आया था, यहीं से ये कोड ली गई है, पब्लिक ओपिनियंस ऑलवेज इन एडवांस ऑफ द लॉ। देखिए विंडोज का करेक्टर देखिए, जॉर्ज मार्च, मतलब मार्च फैमिली किस में आई है? विंडोज में आई है। जॉफरी मार्च, जॉन मार्च, मैरी एंड जोनी मार्च, मिस्टर बिलाई, ये विंडो क्लीनर होती है। हिज डॉटर फेथ, इनकी डॉटर फेथ होती है। कुक, तो ये फैमिली आ रखी है। जो जॉर्ज फैमिली आई है, जो मार्च फैमिली आई है, ये आई है विंडोज़ में। जॉर्ज मार्च, जॉन मार्च, मैरी एंड जोनी मार्च, मिस्टर बिलाई, ये आ रखी है, विंडो क्लीनर होती है, उनकी डॉटर का नाम फेथ होता है। अब कुक। क्वेश्चन नंबर 36, द बैलेंस बिटवीन द सेइंग माइट इज राइट, राइट इज माइट, ये कोट किस वर्क से ली गई है? बिट, ओलफ, सेंट्स, प्रोग्रेस, फ्रेटर्निटी, विंडोज एक्ट फर्स्ट 1922। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्स प्रोग्रेस। द बैलेंस बिटवीन द सेइंग माइट इज राइट एंड राइट इज माइट, ये कोड ली गई है सेंट्स प्रोग्रेस, जो कि 1919 में आया था। क्वेश्चन नंबर 37, इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन, ये कोड बतानी है कहाँ से ली गई है? अबिटो लव, सॉन्ग, फ्रेटर्निटी, विंडोज। देखिए अबिटो लव 1915 में आया है, सॉन्ग 1928, पार्ट सेकेंड चैप्टर 6, फ्रेटर्निटी 1909, विंडोज एक्ट फर्स्ट 1922। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉन्ग, जो 1928 में आया है, पार्ट सेकेंड चैप्टर 6 से ये कोड ली गई है। इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन। क्वेश्चन नंबर 38, वंस आइज और वॉट वन इज, वंस माउथ वॉट वन बिकम्स, ये कोड बतानी है आपको कहाँ से ली गई है? अभी टू लव, सॉन्ग, फ्रेटर्निटी, फ्लावरिंग, वाइल्डनेस। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लावरिंग वाइल्डनेस से ये कोड ली गई है, जो कि 1932 में आया था, चैप्टर सेकंड से ये कोड ली गई है। वंस आइज और व्हाट वन इज, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। द बुक कंटिन्यू टू फॉलो द फोरसाइट फैमिली, मतलब जो लास्ट ट्रिलॉजी आया था एंड ऑफ द चैप्टर, उसी का ये नॉवेल है, फ्लावरिंग वाइल्डनेस। और ये बुक है, ये कंटिन्यू रखती है, फोरसाइट फैमिली को फॉलो करती है, कंटिन्यू। द नॉवेल फोकस ऑन द रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ द यंगर जनरेशन, पर्टिकुलर फ्लोर और जॉन्स लव स्टोरी। और इस बुक में फ्लावरिंग वाइल्डनेस में फ्लोर और जॉन की लव स्टोरी को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ द सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट, ये कोट आपको बतानी है कहाँ से ली गई है? अभी टू लव, सॉन्ग, विंडोज एक्ट सेकेंड, फ्लावरिंग वाइल्डनेस। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी, विंडोज से ये कोड ली गई है। द वैल्यू ऑफ सेंटीमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट। विंडोज 1922 में आया था, फ्लॉविंग बाइडनेस 1932 में, सॉन्ग 1928, आबिटोलक 1915। क्वेश्चन नंबर 40, एंड ऑफ द चैप्टर रिटन बाई। अब देखिए, एंड ऑफ द चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया? विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा, या विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है एंड ऑफ द चैप्टर। एक्सप्लेनेशन देखिए, एंड ऑफ द चैप्टर गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है, ये फोकस कर रही है चेरेल्स फैमिली को फोकस कर रहा है। जॉन गाल्सवर्दी की कौन सी ट्रिलॉजी चेरल फैमिली को फोकस कर रही है? तो एंड ऑफ द चैप्टर है चेरेल्स, पर्टिकुलरली डिनी डेमोस्ट्रेट कर रही है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एल्ट्रुइज्म, विलिंगनेस हेल्प अदर्स, कंट्रास्टिंग विद द मोर मटेरियलिस्टिक सेल्फ सर्विंग फोरसाइट। द चेरेल्स कजिंग ऑफ द फोरसाइट की कजिंग द चेरेल्स होती है। तो चेरेल्स फैमिली किस में आई है? एंड ऑफ द चैप्टर में आई है। स्ट्रक्चर देखिए, एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द चैप्टर ये ट्रिलॉजी है, लास्ट थर्ड ट्रिलॉजी या फाइनल ट्रिलॉजी है जॉन गाल्सवर्दी की एंड ऑफ द चैप्टर। इसमें जो नॉवेल आया है, मेड इन वेटिंग, फ्लॉवरिंग वाइडनेस, ओवर द रिवर। एंड ऑफ द चैप्टर पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ द गाल्सवर्दी का सोशल रियलिज्म को पोर्ट्रे करता है, इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सोशल चेंज ऑन ऑर्डिनरी पीपल। तो एंड ऑफ द चैप्टर में मेड इन वेटिंग, फ्लॉवरिंग वाइडनेस एंड ओवर द रिवर आई है। एंड ऑफ द चैप्टर ये पब्लिश हुई है 1934 में, और इसको पब्लिश करवाया था 1935 में विलियम हेनीमैन के द्वारा। मेन पब्लिकेशन इसकी याद रखिए, 1934 में एंड ऑफ द चैप्टर पब्लिश हुई है। क्वेश्चन नंबर 41, गाल्सवर्दी सिक्वल टू फोरसाइट सागा वाज अ फर्दर ट्रिलॉजी रिटन इन द ईयर्स 1924-1928। आपको बताना है, फोरसाइट सागा का सिक्वल है जो लिखा गया था 1924-1928 के बीच में। द फोरसाइट फैमिली, अ मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर या नन? क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडर्न कॉमेडी। मॉडर्न कॉमेडी ये फोरसाइट सागा का सिक्वल है और लिखा गया 1924-1928 के बीच में। मॉडर्न कॉमेडी ये भी इनकी सेकेंड ट्रिलॉजी है। एक्सप्लेनेशन देखिए, गाल्सवर्दी का सिक्वल है फोरसाइट सागा द मॉडर्न कॉमेडी, ये भी एक सेकेंड ट्रिलॉजी है जॉन गाल्सवर्दी की, जो 1924-1928 के बीच लिखी गई है। इसमें द वाइट मंकी ये नॉवेल है, इंटरल्यूड आया है साइलेंट बूइंग, सेकेंड नॉवेल सिल्वर स्पून, फिर एक इंटरल्यूड आया है पासास वाई, थर्ड नॉवेल है सॉन्ग। अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से नॉवेल है, कौन कौन से इंटरल्यूड है। साइलेंट बूइंग, पासास वाई ये इंटरल्यूड है, और बाकी द वाइट मंकी, सिल्वर स्पून और सॉन्ग ये नॉवेल है। अब देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड नॉवेल के बीच में एक इंटरल्यूड आया है साइलेंट बूइंग, एंड सेकेंड एंड थर्ड नॉवेल के बीच में एक इंटरल्यूड आया है पासर्स बाई। तो किस किस के बीच में कौन सा इंटरल्यूड आया आपको ये भी याद रखना है। ये पब्लिश हुई है इन अ सिंगल वॉल्यूम एज अ मॉडर्न कॉमेडी इन 1929 में ये सेकेंड ट्रिलॉजी या मॉडर्न कॉमेडी पब्लिश्ड हुई है। क्वेश्चन नंबर 42, गाल्सवर्दी वॉज ऑफर द ऑर्डर ऑफ मेरिट। किस ईयर गाल्सवर्दी को ऑफर किया गया था ऑर्डर ऑफ मेरिट? ऑर्डर ऑफ मेरिट गाल्सवर्दी को कब मिला था? 1932, 1929, 1934 या 1935? क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929। 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था और 1932 में नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 43, A collection of novels and interludes was first published under the title in 1922। ये कलेक्शन है नॉवेल है इंटरल्यूड का,
और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1922 में। किसकी बात हो रही है? फोर्साइट सागा की, मॉडर्न कॉमेडी, या एंड ऑफ द चैप्टर की, या नन की? क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द फोर्साइट सागा की बात हो रही है। द फोर्साइट सागा 1922 में पब्लिश हुई थी। ये कलेक्शन है नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड्स की। एक्सप्लेनेशन देखिए, द फोर्साइट सागा कलेक्शन ऑफ नॉवेल इंटरल्यूड्स पब्लिश्ड 1922। इसमें 3 नॉवेल्स है, 2 इंटरल्यूड्स है, और लिखी गई है 1906-1921 के बीच में। अब देखिए, फर्स्ट नॉवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में। सेकेंड इंटरल्यूड है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट 1918। इन चांसरी सेकेंड नॉवेल है 1920। फिर अवेकिंग 1920, ये सेकेंड इंटरल्यूड है। टू लेट, ये थर्ड नॉवेल है 1921 में आया था, टू लेट। अब देखिए, आपको याद करना है कि किस किस नॉवेल के बीच में कौन सा इंटरल्यूड आया है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड नॉवेल के बीच में एक इंटरल्यूड आया है इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट, और सेकेंड एंड थर्ड नॉवल के बीच में एक इंटरल्यूड आया अवेकिंग। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, इन चांसरी, अवेकिंग, टू लेट। क्वेश्चन नंबर 44, जॉन गासवर्दी 1916 शॉर्ट स्टोरी द एप्पल ट्री इज आल्सो नोन एज। शॉर्ट स्टोरी है 1916 में आई थी, द एप्पल ट्री। इसको किस नाम से जानते हैं? मिडसमर लव, मिडसमर हेट, ड्रीम लाइट, या नन? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिडसमर लव। तो जॉन गासवर्दी की 1916 में शॉर्ट स्टोरी आई थी द एप्पल ट्री, इसको मिडसमर लव के नाम से भी जानते हैं। द एप्पल ट्री ये शॉर्ट स्टोरी है, ये पब्लिश हुई थी 1916 में। इसमें 2 यंग मैन आए हैं, फ्रैंक एस्टस्ट एंड रॉबर्ट गर्टन। और द स्टोरी टाइटल कम्स फ्रॉम अ कोट फ्रॉम अ क्लासिकल ग्रीक टेक्स्ट मरेज हिप्पोलिटस ऑफ यूरिपाइड्स। क्वेश्चन नंबर 45, द थीम ऑफ रिप्रेशन ऑफ वुमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एल्डेस्ट सन। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय जॉन गासवर्दी। इसमें कौन सी पोएम है जो जॉन गासवर्दी के द्वारा नहीं लिखी गई है? डिवॉन टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडमोनिशन टू अ ट्रेवलर। ये जॉन गासवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। डिवॉन टू मी, रसिया अमेरिका, पास्ट, ये पोयम है जॉन गासवर्दी की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, द शो इज अ सटायर ऑन। द शो, ये सटायर है, किस पर सटायर है? जर्नलिस्ट पर, रिलीजियस हाइपोक्रासी पर, लेबर यूनियंस पर, कैपिटलिस्ट पर। द शो ये प्ले है जॉन गासवर्दी का, और ये सटायर है जर्नलिस्ट पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, द एस्केप डिपिक्ट द पिटिएबल कंडीशन ऑफ। द एस्केप क्या दर्शाता है? A poor laborer who work in the factories, a person who come out from the jail after completing their term of imprisonment, miserable life of women in their homes, convict to escape from the jail। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द पर्सन्स हु कम आउट फ्रॉम द जेल आफ्टर कंप्लीटिंग देयर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखिए, द एस्केप जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक करेक्टर आता है मैट डीनेंट, किल्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल डिफेंडिंग अ प्रोस्टिट्यूट। एक प्रोस्टिट्यूट को डिफेंड करते हुए पुलिस ऑफिसर के द्वारा हत्या कर दी जाती है इसकी, लीडिंग टू हिज इम्प्रिजनमेंट एंड सब्सिक्वेंट एस्केप। तो आपको करेक्टर याद रखना है, मैट डीनेंट करेक्टर किस प्ले में आया है? द एस्केप में आया है। क्वेश्चन नंबर 49, द स्किंग गेम ब्रिंग्स आउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। स्किंग गेम में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपको बताना है? इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज
landed aristocrats, industrialists and bureaucrats, different political parties. क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडेड अरिस्टोक्रेट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है द स्किंग गेम में। देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, द स्किंग गेम, इसमें विवाद चलता रहता है ओल्ड मनी, हिलक्रिस्ट एंड नोवियो रिचे। नोवियो रिचे मतलब जिसके पास नया नया पैसा आया हो। हॉर्न बुलवार, इसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है ओल्ड मनी मतलब हिलक्रिस्ट पैसे वाला था पहले से ही, और जो हॉर्न ब्लोवर्स है ये नया नया पैसा इसके पास आया था। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो आपको याद रखना है कि ओल्ड मनी हिलक्रिस्ट है जो ओल्ड मनी को दर्शा रहा है, और नोवेरिचे ये हॉर्न ब्लोअर को दर्शा रहा है। द प्ले सेंटर्स ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेब्लिश्ड लैंडेड हिलक्रिस्ट एंड द राइजिंग वेल्थी ऑन हॉर्न ब्लोवर्स हु रिप्रेजेंट द न्यू इंडस्ट्रियल क्लास। तो आपको याद रखना है कि ओल्ड मनी हिलक्रिस्ट और न्यू मनी हॉर्न ब्लोअर्स। क्वेश्चन नंबर 50, द लॉयल्टीज एक्सपोजेस क्लास ऑफ लॉयल्टीज टूवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स। जो रॉयल्टीज है एक्सपोज करता है क्लास ऑफ रॉयल्टीज टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स को। लॉयल्टीज जॉन गासवर्दी के द्वारा लिखा गया प्ले है, एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म की थीम को एक्सप्लोर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाएगा एक क्वेश्चन। सोशल रॉयल्टीज विद इन द अपर क्लास ब्रिटिश सोसाइटी इन द 1920s। अब आपको बताना है विलियम शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो एंटीसेमिटिज्म को एक्सप्लोर करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, डी लेविस क्लेम दैट £1000 हैज बीन स्टोलन फ्रॉम हिज रूम, ही अक्यूजेस डेंसी ऑफ द थेफ्ट। डी लेविस दावा करता है कि £1000 उसके कमरे से चुरा लिए गए हैं, और वो आरोप लगाता है डेंसी पर। आपको याद रखना है एंटीसेमिटिज्म की जो थीम है वो लॉयल्टीज की है। क्वेश्चन नंबर 51, द प्ले जस्टिस इज अ सटायर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में है द सिस्टम ऑफ पेइंग वेजेस, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल, द सिस्टम ऑफ इम्प्रीजनमेंट, सिस्टम ऑफ सोशल डिस्पैरिटी। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। जस्टिस में म्यूट सीन आता है, म्यूट सीन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड में आता है। जो फॉल्डर होता है ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट से पीड़ित होता है। विलियम फॉल्डर जूनियर क्लर्क होता है। फोर्ज अ चेक टू हेल्प रुथ हनीवेल के हेल्प करने के चक्कर में ये जालसाजी में फंस जाता है। ये चेक पर 9 का 90 बना देता है। क्वेश्चन नंबर 52, गाल्सवर्थी राइट्स जोसलीन वॉज अ, जोसलीन क्या है? स्टोरी है, पोएम है, प्ले है या नॉवेल है? क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉवेल। जोसलीन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है। क्वेश्चन नंबर 53, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी। डार्क फ्लावर क्या है? प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, पोएम है, नॉवेल है? क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्क फ्लावर भी ये नॉवेल है। देखिए डार्क फ्लावर में स्टोरी है मार्क लेनेंस की। ये स्टोरी मार्क लेनेंस की स्टोरी 30 ईयर तक चलती है, ऑक्सफोर्ड से लेकर उनकी शादी तक को दर्शाती है। ये स्टोरी डिवाइडेड द 3 पार्ट्स में, स्प्रिंग समर ऑटम, मिररिंग द सीजन्स ऑफ द मार्क्स लाइफ एंड हिज वेरियस लव अफेयर्स। तो मार्क लेनेंस डार्क फ्लावर में आई है। क्वेश्चन नंबर 54, ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्ले डिड जॉन गाल्सवर्दी राइट हिज प्लेस।
किसके मॉडल पे जॉन गाजवती अपने प्ले लिखते हैं? हेनरिक इब्सन, ऑर्थर पिनेरो, हेनरी ऑर्थर जेम्स, हेनरी ऑर्थर जोन्स या नन ऑफ द दीज? क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरिक इब्सन के मॉडल पर ही जॉन गाजवती ने अपने प्ले लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, गाजवती राइट्स द पेटिशन वॉज अ, पेटिशन क्या है? करेक्टर स्केच है, नॉवेल है, प्ले है, ये स्टोरी है? क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉवेल। द पेटिशन ये भी नॉवेल है गाजवती का। द नॉवेल पेटिशन ये पब्लिश हुआ था 1911 में, और ये गाजवती का तो फोरसाइट है, ये दिखाता है अपर मिडिल क्लास को, फ्रेटर्निटी दिखाता है लोअर क्लास को। इसमें करेक्टर होता है मिसेस ह्यूज। तो याद रखिए कि फ्रेटर्निटी लोअर क्लास को दिखाता है, फोरसाइट अपर मिडिल क्लास को दिखा रहा है। कंट्री हाउस 1907 में आया था, ये भी अपर क्लास वर्ड को दिखा रहा है। फ्रीलांस 1915 में आया था, ये नॉवल दिखा रहा है पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ द वॉर टाइम और लिरिकल नॉवेल्स को। क्वेश्चन नंबर 56, एन सेज टू हर फादर, यू नो what you really are. I suppose a sickly sentimentalist. These lines are taken from which of following play? एनी अपने फादर से कहती है, यू नो what you really are. I suppose a sickly sentimentalist. किसकी बात हो रही है? द पिजियन की, अ फैमिली मैन की, द स्ट्रैफ की या द मेल की? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पिजियन की बात हो रही है। द पिजियन प्ले है जॉन गाजवर्थी का। थीम ऑफ कंपेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द डायनेमिक्स ऑफ गिविंग फोकस कर रहा है क्रिस्टोफर बेल्विन पर। तो याद रखिए क्रिस्टोफर बेल्विन ये करेक्टर किस में आया है? द पिजियन में आया है, और इनकी डॉटर एन होती है। क्वेश्चन नंबर 57, गाजवर्थी राइट्स द स्टोन वॉज अ, द स्टोन क्या है? प्ले है, नॉवेल है, शॉर्ट स्टोरी है, पोयम है? क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉवेल है। द स्टोन भी जॉन गाजवती का लिखा हुआ एक नॉवेल है। गाजवती ने लिखी है एक शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी। ये स्टोरी है एक जर्मन शू मेकर की जिसका नाम है मिस्टर गेसलर। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया एंड थीम ऑफ द सिल्वर बॉक्स? द सिल्वर बॉक्स का सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया बताना है क्या है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, लेबर एंड कैपिटल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पैरिटी इन लॉ, सोशल डिस्पैरिटी? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्पैरिटी इन लॉ। द सिल्वर बॉक्स का तो सेंट्रल आइडिया या थीम है वो डिस्पैरिटी इन लॉ है। क्वेश्चन नंबर 58, द प्ले जॉय एक्सपोज द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस ऑफ a young girl growing into adulthood, student completing his educational career, a woman unhappy, married, unemployed young woman? क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ यंग गर्ल ग्रोइंग इनटू अडल्टहुड। जॉय जॉन गाजवती का लिखा हुआ प्ले है, ये नॉवेल नहीं है, प्ले है। जॉय प्ले है, एक्सप्लोर करता है अ यंग वुमेन अटेम्प्ट टू कोप विद हर पेरेंट्स इनएडिक्वेसी, पब्लिश इन 1907। क्वेश्चन नंबर 59, द पिजियन 1912 में आया था, एक्सपोजेस द इविल्स ऑफ? क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेल्टर होम्स एंड पुअर होम्स। द पिजियन एक्सपोजेस द इविल ऑफ द शेल्टर होम्स एंड पुअर होम्स। द पिजियन में वेल्विन उनकी डॉटर एन आई है, इसमें एक फ्लावर सेलर भी है, जूनिवियर मेगन। हिज नॉवेल आइलैंड फेरिसिस 1904 रीअपेयर्ड एज अ प्ले द पिजियन।
जॉन गासवर्दी के पास एक ऐसा टैलेंट था जो पुराने नॉवल को न्यू प्ले में कन्वर्ट कर देते थे। इसी में आइलैंड फेरेसिस 1904 का इनका नॉवेल है। इसी नॉवेल को इसकी सीन को शिफ्ट करके इसको मॉडिफाई करके इन्होंने एक प्ले लिखा था द पिजियन। तो ये याद रखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस नॉवेल आइलैंड फेरेसिस 1904 रीअपीयर्ड एज अ प्ले द पिजियन 1912। क्वेश्चन नंबर 60 द फ्यूजिटिव 1911 exposes the tragedy of a young woman who marries an elderly man, a child who is left an orphan, young widow, a wife who leaves her husband. क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, a wife who leaves her husband. The fugitive exposes the tragedy of the wife who leaves her husband. एक वाइफ जो अपने पति को छोड़कर चली जाती है। देखिए द फ्यूजिटिव में जो करेक्टर आया है जॉर्ज डेडमॉन्ड आए हैं, क्लेयर डेडमॉन्ड आया है, मेलिस आया है और फ्यूजिटिव 4 एक्ट प्ले है। तो आपको करेक्टर याद रखना है कौन कौन से करेक्टर आए फ्यूजिटिव में। डेडमॉन्ड करेक्टर फ्यूजिटिव में आया है, जॉर्ज डेडमॉन्ड, क्लेयर डेडमॉन्ड एंड मेलिस। क्वेश्चन नंबर 61 जॉन गासवर्दी हैज ट्रीटेड द आइडिया थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मैनी ऑफ हिज प्ले बाई। जॉन गासवर्दी है वो ट्रीटेड करते हैं आइडिया और थीम को लॉ एंड जस्टिस के रूप में अपने ज़्यादातर प्ले में। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हिज फादर वॉज एन एडवोकेट, या बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टोरीज ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट, बिकॉज ही हैड इंटीमेट फ्रेंड हु वॉज अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट। क्योंकि वो खुद एक क्वालिफाइड एडवोकेट थे, इसलिए उनके ज़्यादातर प्ले की जो थीम होती थी वो लॉ जस्टिस पर आधारित होती थी। क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट डज सोम्स फोरसाइट सिंबलाइज इन द नॉवेल। जो सोम्स फोरसाइट है वो सिंबलाइज करता है इन द नॉवेल में, किस रूप में? रोमांटिसिज्म, मॉडर्निज्म, पसेसिवनेस एंड मटेरियलिज्म, रिविलियन अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पसेसिवनेस एंड मटेरियलिज्म। द फोरसाइट सागा सोम्स फोरसाइट सिंबलाइज materialistic, patriarchal and emotionally stunned aspect the Victorian and Edwardian upper middle class। अब देखिए द फोरसाइट है ये फोकस करती है विक्टोरियन एंड एडवर्डियन अपर मिडिल क्लास को फोकस करती है द फोरसाइट सागा। क्वेश्चन नंबर 63 जॉन गासवर्दी रिफ्यूज अ नाइटहुड। जॉन गासवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज कर दिया था किस ईयर? 1917, 1918, 1920 या 1921? क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1918। 1918 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज कर दिया था, लेने से मना कर दिया था। इन्होंने लेने से मना इसलिए कर दिया था क्योंकि ही वांटेड टू कीप हिज फ्रीडम, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम रखना चाहते थे, जिसके कारण वो क्रिटिसाइज कर सकें सोसाइटी पर, विच वॉज अ कॉमन थीम इन हिज वर्क, जो कि कॉमन थीम है उनके वर्क की। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इसको देख लीजिए। जॉन गासवर्दी प्ले जस्टिस द लाइन लाइव वंस लॉन्ग टेम्पटेशन, ये बोला गया है करेक्टर जेम्स हाउस के द्वारा जस्टिस प्ले में। लाइव वन लॉन्ग टेम्पटेशन ये करेक्टर बोला है जेम्स हाउ करेक्टर ने ये लाइन बोली है, लाइव वन लॉन्ग टेम्पटेशन जस्टिस प्ले में। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्टडीज एंड एसे इज अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी एसे अदर पीस दैट ओरिजिनली इशूज इन 1912। द इन ट्रैंक्विलिटी स्टडीज एंड एसे ये आया था 1912 में, ये कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, एसेस है एंड अदर पीस दैट ओरिजिनली इशूज इन 1912। इट डिपिक्ट द आइडियाज ऑफ गासवर्दी ऑन ड्रामा। द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी है ये दर्शाती है आइडिया ऑफ गासवर्दी ऑन अ ड्रामा, जो गासवर्दी के आइडियाज है जो ड्रामा पर उन्होंने दिए हैं उसको दर्शाती है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी।
द फोरसाइट फैमिली वॉज फर्स्ट मेंशन इन जॉन गास्वर्दी 1901 कलेक्शन ऑफ स्टोरीज अ मैन ऑफ डिवॉन। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द फोरसाइट फैमिली सबसे पहले मेंशन की गई थी अ मैन ऑफ डिवॉन में, जो कि 1901 में आया था। द फर्स्ट नॉवेल इन द फोरसाइट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश्ड इन 1906। तो फोरसाइट का फर्स्ट नॉवेल मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो कि 1906 में आया था। गास्वर्दी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन इंटरनेशनल सर्विंग फ्रॉम 1921 से 1930। ये पेन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1921 से 1933 तक। पेन एक एक्रोनियम है जिसका मतलब होता है पोएट्स, प्लेराइट्स, एडिटर्स, एसिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। टेक केयर ऑफ करेक्टर, एक्शंस एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ इज अ कोट बाय जॉन गास्वर्दी। जॉन गास्वर्दी ने एक कोट कही है, टेक केयर ऑफ करेक्टर एंड एक्शंस एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।